आज हमारा टॉपिक है मिट्रल स्टेनोसिस। यहाँ पे मिट्रल वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिट्रल वाल्व को, जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल्व जिसको कहते हैं, दैट इज़ द मिट्रल वाल्व। ओके, एंड नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब है किसी जगह पर कोई जो वे है उसका पतला हो जाना, उसका छोटा हो जाना, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाना, उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस। ओके, सो टुडे वी आर डीलिंग अ डिसऑर्डर जहाँ पे मिट्रल वाल्व का जो इनलेट है वो जो डायमीटर होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड या वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। ओके, सो नाउ if we take a close look, ये मिट्रल वाल्व है जिनमें एंटीरियर लीफलेट है और एक पोस्टीरियर लीफलेट है। ये ऐसे नज़र आते हैं जब ये सिस्टोलिक फेज़ में होते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक फेज़ में जब ये प्रॉपरली क्लोज्ड होते हैं। अब जब डायस्टोलिक फेज़ में आप इन्हें देखेंगे, डायस्टोलिक फेज़ में जब आप मिट्रल वाल्व को देखते हैं डायस्टोल में, सो जो ये एंटीरियर लीफलेट और पोस्टीरियर लीफलेट है उनके बीच में गैप नज़र आता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम से होते हुए लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, एवरेज में कहा जाता है कि जब ये डायस्टोल में होते हैं तब इनके बीच का जो ये गैप है, ठीक है, ये जो डायमीटर है इट इज़ राउंड अबाउट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर किसी कारणवश 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से के बराबर या उससे भी कम अगर ये स्पेस हो जाए तो उसको हम कहते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। ओके, सो हियर ड्यू टू एनी कंडीशन धीरे धीरे कोई डिपोजिशन हो रहा है या थिकनिंग हो रही है, एंड ये कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया है कि जो ओरिजिनल बाउंड्रीज थी उनमें किसी चीज़ का डिपोजिशन, थिकनिंग, एनी टाइप ऑफ डीजनरेशन, एनी सच ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से अगर धीरे धीरे डायस्टोल फुल रिलैक्सेशन टाइम पे भी अगर ये लीफलेट इतना ही ओपन हो पा रहा है, इतनी सी जगह रह जा रही है लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए ब्लड के, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। ओके, सो नाउ मिट्रल स्टेनोसिस के कारण क्या क्या हैं? मिट्रल स्टेनोसिस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है रूमेटिक डिजीज़ेस। रूमेटिक डिजीज़ेस में इट कैन बी द मेन causative factor related to the pharyngitis. फेरेंस में इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस अगर स्ट्रेप्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस, ओके, स्ट्रेप इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और उस कंडीशन में अगर व्यक्ति को रूमेटिक डिजीज़ है तो राउंड अबाउट ऐसा नहीं है कि तुरंत में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हो जाएगा। फेरेंजाइटिस अगर अनट्रीटेड रह जाए तो धीरे धीरे रूमेटिक डिजीज़ अगर डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे आफ्टर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेप इन्फेक्शन, सो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर पर्टिकुलरली 1 और 2 डिकेड्स, मतलब 10 ईयर्स या 20 ईयर्स बाद पता चलता है कि धीरे धीरे जो मिट्रल वाल्व थे उनमें डीजनरेशन हो गया है या उनमें थिकनिंग हो गई है, जिस वजह से वो जो है वो इस तरीके का दिखना स्टार्ट हो गए हैं, जिसको हम मिट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट कॉज तो स्ट्रेप इन्फेक्शन ही रहा, जिस या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हम जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो कारण देखे जाते हैं, इट कैन बी कैल्सिफिकेशन ऑफ द मिट्रल वाल्व। कैल्सिफिकेशन मीन्स डिपोजिशंस of the calcium that are seen around the inlet of the mitral valve। ठीक, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि it can be related to aging process, या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ इंटीरियर इन्फेक्शंस जैसे एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में मिट्रल स्टेनोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से क्योंकि ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल ठीक से पास नहीं हो पाएंगे, सो जो ये नॉट राइट, लेफ़्ट एट्रियम, सो जो लेफ़्ट एट्रियम है उसमें से जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में पूरी तरीके से पोर आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो लेफ़्ट एट्रियम है यहाँ पे कंजेशन बढ़ जाएगा।
ओके। सो देयर कैन बी चांसेस कि बहुत सारे पेशेंट्स जो आपको मिट्रल स्टेनोसिस के मिलेंगे वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं बहुत सालों तक। अगर किन्हीं पेशेंट्स में अगर कोई इंडिकेशंस देखने को मिलता है तो उनमें से एक इंडिकेशन हो सकता है चेस्ट टाइटनेस या फिर माइल्ड चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दी ओवर ब्लॉकेजेस या ओवर फिलिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ओके, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम ओवरफिल हो जाएंगे सो देन दे विल पुट प्रेशर ऑन द पल्मोनरी वेन, देन दैट विल पुट प्रेशर ऑन द लंग्स। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड इज गोइंग ऑन टू दी पल्मोनरी आर्टरी टू दी लंग्स फॉर द गैस एक्सचेंजेस, देन इट इज़ कमिंग बैक थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अगर हम बैक फ्लो के बारे में, बैकवर्ड अगर बात करें, नॉट बैक फ्लो, बैकवर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो रहे हैं तो कंजेशन विल बी फर्स्ट फेल्ट इन द लेफ्ट एट्रियम, देन देयर कुड बी in the lungs because of the increased pressure in the pulmonary vein. Okay, so first हुआ angina, सेकेंड हुआ चेस्ट टाइटनेस, थर्ड हुआ पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन की वजह से चांसेस हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, डिज़निया हो सकता है। ज़्यादातर जब पेशेंट कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ देखा गया है कि मिट्रल स्टेनोसिस के वजह से पेशेंट्स को हेमेप्टाइसिस होने के चांसेस हैं। हेमेप्टाइसिस इज़ द कफिंग ऑफ ब्लड। ओके, यहाँ पे कफिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉज ड्यू टू द इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं और रप्चर होने की वजह से कफ में ब्लड भी आने के चांसेस हैं। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स। इसके अलावा देर आर चांसेस कि द पेशेंट कैन हैव वीकनेस, द पेशेंट कैन एक्सपीरियंस डिस्निया मेनली इन द रेस्टिंग पीरियड। जब वो लेटे हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा डिज़निया फील होता है बिकॉज ऑलरेडी जो इनलेट है मिट्रल वाल्व का वो छोटा हो चुका है, वहाँ से ब्लड जो फ्लो होते हैं उसका अमाउंट भी कम है। जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में या वर्किंग फेज़ में है तब तो ब्लड फ्लो करेगा ही बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे लेटे हुए हैं तब क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रेविटेशनल पुल का एक्सर्शन कम है, उस दौरान कम ब्लड फ्लो करेगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड उसकी वजह से डिज़निया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लंग्स में अगर कंजेशन ज़्यादा होगा तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, क्योंकि अगर लंग में कंजेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी कंजेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से आएगा ही नहीं लंग की तरफ जितना आना चाहिए। सो दिट कैन लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ओके, अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट में फेलियर होता है तो उसकी वजह से बॉडी में और कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे लिवर में बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट या लिवर सेल्स में डीजनरेशन दिखाई देना, जिसको हम कहते हैं हेपेटोमेगाली, और उसकी वजह से आगे चलकर देखा जाता है कि एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस कह सकते हैं। या फिर देयर आर चांसेस कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड के ना पहुंचने की वजह से बॉडी में, या प्रॉपरली ऑक्सीजन के ना पहुंचने की वजह से, या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों की वजह से देखा जाता है कि पैरों में पर्टिकुलरली एंकल की तरफ स्वेलिंग होने के चांसेस या एडिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये कुछ बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स थे जो मिट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स में देखे जाते हैं। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस टेक्निक्स जिससे हम मिट्रल स्टेनोसिस को पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स हम एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, ये देखने के लिए कि कोई अबनॉर्मैलिटी या कोई ऐसा पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है विच कैन इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। ओके, इसके अलावा सबसे पहले ईसीजी लिया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि बिकॉज ऑफ द इरेगुलर फिलिंग ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, जो रिदम है हार्ट का वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो डिसरिदमिया या इरेगुलर रिदम
को पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। ईसीजी के बाद जो इकोकार्डियोग्राम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चलता है कि मिट्रल स्टेनोसिस का प्रॉपर ओपनिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ फिलिंग अच्छे से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इकोकार्डियोग्राम से पता लगाया जा सकता है। अगर सोनोग्राफिक एग्जामिनेशंस करने हैं तो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम भी किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक। इसके अलावा हम रेडियोलॉजिकल एनालिसिस में जा सकते हैं, जैसे चेस्ट का एक्सरे, सीटी या एमआरआई। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक प्रॉपर ब्लड एनालिसिस किया जाता है टू सी फॉर एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर एंडोकार्डाइटिस वगैरह होगा तो प्रॉपरली अगर एक ब्लड एनालिसिस या ब्लड कल्चर किया जाए तो उसमें पता लगाया जा सकता है। ओके, इसके अलावा द लास्ट थिंग इज़ कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन में एक कैथीटर, एक बहुत टाइनी सा एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है इनटू दी कोरोनरी आर्टरी। सो इससे हम लेफ़्ट साइड में जो प्रेशर है, पर्टिकुलरली जो लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि जो कंजेशन है वो लेफ़्ट एट्रियम की तरफ पड़ता है। तो यहाँ का प्रेशर जो मॉनिटर करेंगे उससे भी पता लगाया जा सकता है कि कितना कॉम्प्लिकेशन है या कितनी इंटेंसिटी में प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। ओके, नाउ द मेन थिंग इज़ मैनेजमेंट। हाउ कैन वी मैनेज द मिट्रल स्टेनोसिस? मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकली यहाँ पे दो तरीके के मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। वन इज़ वैल्वुलोप्लास्टी, ओके, मिट्रल वैल्वुलोप्लास्टी। मिट्रल वैल्वुलोप्लास्टी ये परक्यूटेनियस है। परक्यूटेनियस मिट्रल वैल्वुलोप्लास्टी किया जाता है जहाँ पे हम वाल्व को रिपेयर कर रहे हैं। प्लास्टी मीन्स रिपेयर, रिपेयरिंग ऑफ द मिट्रल वाल्व इज़ वैल्वुलोप्लास्टी। ओके, नाउ अगर ये चीज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है कंडीशन, या फिर रिपेयर करना मुश्किल लग रहा है, देन the ultimate option to treat this disorder is mitral valve replacement. Okay, so these two are the only surgical options that are left. These two are the only options जिससे हम मिट्रल वाल्व को करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फार्माकोलॉजिकली बात करें तो जैसे पहले कहा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उनके लिए तो किसी भी तरीके का मेडिकेशन टेक्निक्स इन्फेसिस नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में, जैसे हमने बात किया था कि पल्मोनरी कंजेशन फील हो रहा है, तो डीकंजेस्टेंस दे सकते हैं। अगर एंडोकार्डाइटिस की वजह से, अगर अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गया है, जिसकी वजह से अब जाके उन्हें मिट्रल स्टेनोसिस हुआ है, तो अब किसी भी तरीके के एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉडी में। लेकिन अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो उसके लिए हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज़ दे सकते हैं। अगर हार्ट का कंजेशन ज़्यादा हो रहा है या हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ रहा है, कंस्ट्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दे सकते हैं, जिसमें हम डायूरेटिक्स या फिर ACE इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो ऑटोमेटिकली, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जो ऑटोमेटिकली हार्ट के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा रिलीव करेंगे, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। या फिर ऑलरेडी अगर पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी डन एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन अदरवाइज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट treatment for the mitral stenosis, then there is only a surgical option. Either it can be a repair or it can be a replacement. Okay, so ये था mitral stenosis के बारे में। I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.